वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट दोबारा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है 4 हफ्ते में एमडी कैट का दोबारा इनकाद किया जाए। असगर उमर से मजीद जानते बताइए असगर। जी, सिंध हाई कोर्ट ने सुबह में मेडिकल कॉलेजों के दाखिले के सिलसिले में जो होने वाला पहला एमडी कैट टेस्ट था उसके नतीजे को कलअदम करार देते हुए 4 हफ्ते में दोबारा ये टेस्ट मुनक्किद करने का हुक्म दिया है। आज की समाअत 2 वक्फों में हुई। इससे पहले हुकूमत की जानिब से एक कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि मुख्तलिफ मरहलों पर चूंकि बहुत सारे लोग शरीक थे तो इसलिए अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन 4 अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। उनके खिलाफ मवाद मिला है, उन्होंने मैसेज को डिलीट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ FIA उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अभी मजीद जारी रखे हुए है। हुकूमत अदालत ने ऑब्जर्व किया कि ये तमाम मसाइल जो है ये सुबह सिंध में हो रहे हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से कहीं शिकायत मौसूल नहीं होती है या बहुत कम तादाद में होती है, लेकिन सुबह सिंध में ये महकमा सेहत इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि एक मरतबा और आज तक अभी तक हैदराबाद और मीरपुर खास बोर्ड ने नताइज भी ऐलान नहीं किए हैं। वो उन्होंने कहा कि आज ये नताइज का ऐलान किया जाए। ठीक है, एमडी कैट का दोबारा इनकाद किया जाएगा। अपडेट करे थे असगर उमर, शुक्रिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में ईदक असलम चौकी पर खुदकुश हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके में चेक पोस्ट और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। खुदकुश हमला रिक्शे के जरिए किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है जिसमें सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की तारीफ भी की गई। पेशावर के हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में कारखाने में आग लग गई है। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लगी है और आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इस वक्त रेस्क्यू की फायर फाइटर जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है और इसमें 40 से ज़ायद फायर फाइटर जो है वो आग बुझा रहे हैं, जबकि 10 से ज़ायद गाड़ियां जो है वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। और आग ने जो है वो बड़े पैमाने पर कारखाने को अपने लपेट में लिया हुआ है और ज़राए के मुताबिक आग लगने से जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो नुकसान हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त खाकसर हो गई है और रेस्क्यू जो है वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। जी शुक्रिया आपका। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने शिरकत की। हलफ बर्दारी में वफाकी वज़रा, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वज़ीर आला पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। तकरीब हलफ बर्दारी में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उमर अता बंदयाल और तसद्दुक हुसैन जिलानी ने भी शिरकत की। नए चीफ जस्टिस का बड़ा इकदाम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मनसब संभालते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस 3 रुकनी कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पीर को जजों का फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तवील इंतजार खत्म हुआ। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीत ली। कौमी टीम ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेट से शिकस्त दी। 36 रन का हदफ सिर्फ 19 गेंदों पर हासिल किया। तीसरे दिन इंग्लिश टीम 112 रन बनाकर आउट हुई। नौमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 विकेटें ली। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 344 रन बनाए थे। सऊद शकील ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। कामयाबी पर भी मनफी बातें निकाल रहे हैं। कप्तान शान मसूद सहाफ़ी के सवाल पर बरहम। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पर तनकीद के जवाब में कहा वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इंग्लैंड को आसान हरीफ कहने पर भी कप्तान ने नाराजगी का इजहार किया।
जीती है टीम और आप अगर उसमें भी नेगेटिव्स देख रहे हैं, नहीं मुबारक पॉजिटिव नहीं हुई, आपने सीधा ही एक ऐसे सवाल पे गए हैं। टीम गेम है ये किसी इंडिविजुअल का गेम नहीं है। डे बिफोर यस्टरडे साइम और अब्दुल्ला की जो 35 रन की पार्टनरशिप थी, वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। सर इंग्लैंड छोटी टीम है, इंग्लैंड छोटी टीम तो नहीं है ना। आई थिंक थोड़ा सा ये ऑपोजिशन की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर आप स्पिन कंडीशंस की बात करें तो हमारे प्लेयर्स भी पहली बार होम कंडीशंस में स्पिन कंडीशंस में खेल रहे थे, तो हमें इस बात की दाद देनी चाहिए अपनी टीम को। हमने दूसरी टीम से बेहतर रिस्पांस दिया। सेकंड टेस्ट मैच से थर्ड टेस्ट मैच से हमें चीजें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर हम इसी तरीके से खेलते रहेंगे हम हारते रहेंगे। वहां चेंजेस जरूर होंगी। साजिद और नुमान स्क्वाड का हिस्सा थे। बांग्लादेश से वो इसलिए नहीं थे क्योंकि हम थोड़ा सीम फ्रेंडली कंडीशंस में गए थे। टेस्ट मैच एक दिन में खत्म हो जाए हमें परवाह नहीं है, मैच जीतना चाहिए। नौमान अली और साजिद खान की जोड़ी ने तबाही मचा दी। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 40 में से 39 विकेटें लेकर। और खबर देंगे आपको नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ हो गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया खान आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। इससे पहले जस्टिस शाहिया आफरीदी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे, जबकि हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान में से भी जो सीनियर तरीन 2 जजेस होंगे वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बराह रास्त ले चले मौलाना फजल रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं। चीज़ों पे हमें एतराज़ था वो एक एक करके बाहर निकाल दी गई और फिर जिस पे इत्तेफाक राय हुआ उस इत्तेफाक राय को इसमें मिलाकर और सेनेट में मिलाकर पास किया गया। बानी पीटीआई की ख्वाहिश हुई कि अडयाला जेल में मैं मौलाना से मिलना चाहता हूं, क्या आप जाएंगे अगर उनकी अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान में न्यूज़ 1 टीवी चैनल से मुस्लिम हूं। आपसे मेरा सवाल है कि आज इमरान खान को 449 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। आप क्या समझते हैं अगर पीटीआई एहतजाज में जाती है जिस तरह गैर आइनी समाज में जा रहे हैं, क्या इमरान खान के हवाले से उनकी राय के हवाले से इक़दाम उठाएंगे आप साथ? जब उनकी पार्टी राब्ता करेगी फिर उस पर बात करेंगे। सर सुलेमान मौज़म मेरा नाम है, बोल चैनल से। सर जिस तरह आपने मौलाना साहब अभी आपकी आवाज़ इतनी मौसर समझी जा रही है और आवाम की नज़रें इस वक्त आपके ऊपर है कि कोई लीडर ऐसा है जो आवाम को रिलीफ दिलवा सकता है। महंगाई, IPPs, बिजली, अशिया खुर्दोनोश में पिसा हुआ जो तबका है वो इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। उसके लिए आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसी तजवीज़ लाएंगे कि आवाम को इस वक्त जो पिस रही है उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, आवाम का मसला अपनी जगह पर यकीनन है और ये तनज़्ज़ुल जो है ये मुल्क की मईशत का इन्हितात ये 2018 के बाद शुरू हो गया था और इस हद तक हमारी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा कि अब उसे दोबारा उठाने में भी बड़ी दिक्कत महसूस की जा रही है। अलबत्ता हम इस पोजीशन में आ गए कि शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है समिट यहाँ पाकिस्तान में हुई और आपने देखा कि हम इख्तलाफ को भी अपने हुदूद तक रखते हैं। मैंने PTI से भी अपील की कि आप इन दिनों में मुजाहरे ना करें और हुकूमत से भी कहा कि बिल को आप ज़रा इल्तिवा में डाल दें जब तक एक कॉन्फ्रेंस हो जाए। मकसद ये था मेरा कि जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के अवाम की तरफ से एक यकजहती का पैगाम मिले और जितना हमारे पास एक कौमी यकजहती का तस्वुर उनके पास जाएगा उनसे उनका एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान के साथ वो इक़्तिसादी मैदान में ताउन करने पर आमादा होंगे। सिविलियन बालादस्ती के लिए आप आपका एक बड़ा मौक़िफ़ रहा है, लेकिन इस वक्त इस तरीके से वायलेशन हो रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस हवाले से सिविलियन बालादस्ती के हवाले से क्या हम कभी उस मंजिल तक पहुँच सकेंगे जिसका आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने? देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 से वाबस्ता हैं और जब इसमें तरमीम की तजवीज़ लाई गई तो हमने मुकम्मल इनकार कर दिया और उसको पूरे एजेंडे से निकाल दिया। तो इस वक्त जो आइन के अंदर वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में कैदी वैन्स पर मुबैना हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। बात करेंगे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए जुल्करनैन।
جی بالکل، مقدمے میں بتایا گیا ہے سنجانی ٹول پلازا کے قریب ملزمان کو لے جانے والی وین پر چند افراد نے فائرنگ کی. 82 افراد کو عدالت میں پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا. ٹول پلازا کے قریب 35 سے 40 مصر افراد نے وہاں پر حملہ کیا، لاٹھیوں سے بھی حملہ کیا. حملہ آوروں کی جانب سے زیر حراست ملزمان کو قیدی وین سے آزاد کروایا. حملہ آوروں کی جانب سے پولیس پر بھی حملہ کیا جس سے اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے. یہ بھی بتایا گیا کہ فرار ہونے والے متعدد جو قیدی ہیں ان میں اور 4 حملہ آور جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب زیر حراست ملزمان کو عدالت لایا گیا تو حملے کی منصوبہ بندی وہیں پر ہی کی گئی اور اس کے بعد جو ہے حملہ کیا گیا. جی آپ کا شکریہ. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی حکومت ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہی ہے. واقعہ سے متعلق قطع تارر اور پولیس کے بیانات میں کھلے تضادات ہیں. کوئی فائرنگ اور کوئی ڈنڈوں سے حملے کا دعویٰ کر رہا ہے. عطا تارر بتائیں اٹک جانے والے قیدی وینز واپس اسلام آباد کیوں موڑ دیں؟ صبح ضمانتیں ہونے کے بعد شام تک قیدی گاڑیوں کو کیوں سڑکوں پر گھماتے رہے؟ واقعے کی شفاف تحقیقات میں حکومت کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہمارے کارکنان کو بخیر و عافیت ہمارے حوالے کیا جائے. ڈرامے بازیوں میں کارکنان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. جسٹس منصور علی شاہ اچھے انسان اور جج ہیں. کاش وہ کل والا لیٹر نہ لکھتے. ان کا عمرے پر جانا سب کچھ بیان کر رہا تھا. 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ میں گروپنگ کا راستہ روک دیا. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس. سید منصور علی شاہ صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج. کاش وہ کل کا یہ لیٹر نہ لکھتے. ان کا عمرے پہ جانا وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا. ہم تو یہ چاہیں گے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ سب سے پہلے کوئی ایسا عمل کریں کہ ان دونوں کو کٹھا بٹھائیں اور پوری قوم کو دکھائیں. جو گروپنگ ہوئی ہے عدلیہ میں، جو عدلیہ میں کھینچا تانی ہوئی، ان کا راستہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے بند ہو گیا. چیف جسٹس صاحب نے اوتھ لیا ہے. میرا خیال ہے کہ ود ان 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے اور آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے. بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے. اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے. ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ہم سے ہی ہونی ہے. دوسری طرف ہم بھی ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی بات ہے. پی ٹی آئی ایسے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہے، نہ ہی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے. امریکن کانگریس مین نے جو خط لکھا ہے پہلے وہ غزہ کی طرف بھی دیکھیں کہ ان کی منافقت ہے اور جوئش لابی کا یہ سارا کیا جا رہا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں آپ کو، غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں. فاروق اعجاز سے مزید جانتے ہیں. بتائیے فاروق. جی بالکل، علی امین گنڈا پور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور کے وکیل کی جانب سے آج علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ حاضری سے استثناء دینے کی درخواست دائر کی گئی تھی. تاہم عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ سینئر سول جج مبشر حسین چشتی نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے. عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت تک وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ کرائی گئی تو ایس ایس پی آپریشن ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں. جبکہ عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایس ایس پی وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں وجوہات عدالت کے سامنے بیان کریں گے. عدالت نے اب کیس کی مزید سماعت کو 2 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. سماعت 2 نومبر تک ملتوی. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ فاروق. شکریہ. اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا. صہیونی فورسز نے ایران کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. تہران نے اسرائیلی جارحیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی نظام نے اسرائیلی ڈرونز مار گرائے. اسرائیل کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. اسرائیلی حملوں میں 2 ایرانی فوجی شہید ہوئے. امریکہ کو اسرائیلی حملے کا علم تھا لیکن واشنگٹن اس حملے میں شامل نہیں تھا. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان نے ایران پر زور دیا کہ اسرائیل کے تازہ ترین حملوں کا جواب نہ دے. اسرائیل اور ایران کے درمیان حملے ختم ہونے چاہیے. ایران نے پھر جواب دینے کا فیصلہ کیا تو ہم تیار رہیں گے اور تہران کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. امریکہ مزید کشیدگی نہیں چاہتا. واشنگٹن غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے. پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اسرائیل نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی کی.
اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں علاقائی امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہیں. اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غیر مستحکم خطہ مزید خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگا. اسرائیل موجودہ کشیدہ صورتحال اور تنازع کے پھیلاؤ کا مکمل ذمہ دار ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امن اور سلامتی کے حوالے سے کردار ادا کرے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کے مجرمانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.